हेलो एंड नमस्कार बच्चों। आपको पता है इतिहास में शुरुआत के समय से सबसे ज्यादा जो लड़ाइयाँ हुई है वो किस लिए हुई है? जमीन के लिए। जमीन के क्या क्या उपयोग है आपको पता है? हम जमीन के अंदर से जो मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे पैसे बनेंगे। हम जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उससे पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ आजकल के समय में जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बांधकर उसका रेंट निकालने के लिए भी इसका यूज होता है। तो हम देखते हैं कि क्या है इसका पर्पस और क्या है इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है लैंड यूज। तो देखिए यहां पे तो पहले एक एक्टिविटी दी है जो आप पढ़ लेना। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में चलते, यू मे हैव रियलाइज दैट देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग। आपको पहले से पता है हर जगह के लिए एक फिक्स जगह होती है। स्कूल आपके घर में नहीं हो सकता, घर आपका स्कूल में नहीं हो सकता, हर चीज की एक जगह फिक्स है। If this is not done, the house appears disorganized. There will be difficulties while moving around the house. अब ये घर की बात चल रही है। जैसे कि घर के अंदर किचन का एक सेपरेट एरिया है, बेडरूम का एक सेपरेट एरिया है, उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने हर जमीन का एक जो है एरिया बताया और बोला कि अगर ये जगह एक दूसरे की जगह बदल दे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इवन इफ दिस अरेंजमेंट आर चेंज देयर विल बी कंफ्यूजन फॉर फ्यू डेज। ये जगह कुछ दिन के लिए आप बदल दोगे, किचन में सोने जाओगे तो आपको अजीब सा लगेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। सो द लैंड अवेलेबल इन योर हाउस इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। तो अपने घर के अंदर जो जगह होती है उसके पर्पज अलग अलग होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हर जगह जैसे एंटरटेनमेंट कमर्शियल इंडस्ट्री की, उसको आपको एक चार्ट में लगाना है कि किसका यूज कैसा होगा और कौन सी चीजें किस बिल्डिंग में या किस एरिया में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लैंड यूज इज द वे ऑफ पर्पस फॉर विच लैंड इज द रीजन एज यूज। वी कैन से the interaction between the geographical factors and man have resulted in land use। अब देखिए इंसान जो है ह्यूमन स्पेशली जमीन के बारे में काफी ज्यादा हमेशा से लगा पड़ा रहता है जिंदगी भर, उसका जो यूज कैसे हो सके अच्छे काम के लिए। साथ ही साथ लैंड यूज अंडरगो चेंजेस विद टाइम, और टाइम के साथ साथ जमीन के इस्तेमाल इंसान के बदलते चले गए। जैसे कि as the man's needs have increased, the use of land for different purposes has also increased। mineral rich land is used for mining। जो भी जमीन ऐसी है, जैसे आप चंद्रपुर नागपुर के एरिया में ज्यादातर देखेंगे, कोंकण रीजन में महाराष्ट्र के, तो वहां पे मिनरल काफी ज्यादा अच्छे क्वांटिटी में मिलता है और बहुत ही अच्छे अच्छे मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया जो कि एल्यूमिनियम बनाने में यूज होता है। ऐसे बहुत से मिनरल्स हमें मिलते हैं एंड इस मिनरल का यूज होता है माइनिंग के लिए। वहां पे बहुत ज्यादा अंदर तक मशीनें वो इंसर्ट करते हैं और पूरा एक्सट्रैक्ट करते हैं जितना मिनरल निकल सके अर्थ के अंदर से। सो ये अलग अलग चीजें होती गई। फर्टाइल जमीन है तो उसका एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस वी कैन से। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है टाइप ऑफ लैंड यूज। तो रूरल लैंड यूज क्या है? रूरल मतलब क्या होता है? जो गांव की एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज। यहां पे देखा जाए इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। ये आपको अंडरलाइन करके रखना है कि रूरल एरियाज में मेन ऑक्यूपेशन कौन सा है, तो एग्रीकल्चर। एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉमन इन दिस रूरल एरियाज। एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है? पोल्ट्री करेगा, कोई फिशिंग करेगा। ये एक्टिविटीज क्या होती है? एग्रो बेस्ड। कोई लोग तो हॉर्टिकल्चर करते हैं, कुछ लोग जो है बी कीपिंग करते हैं। ऐसी बहुत सी एक्टिविटी चलती रहती है। दिस इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन फॉर द रूरल सेटलमेंट। और इसी से ही गांव के अंदर जो लोग बसे हैं उनको रोजगार मिलता है, साथ ही साथ उनकी नीड्स कंप्लीट होती है, क्योंकि जो भी वो बेसिक काम करते हैं उनके ऊपर उनका घर चलता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर वी कैन से द सेटलमेंट ऑफ द माइनर्स आर क्लोज। अब यहां से लेना होगा। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन, ये हो गया था। दिस इन्फ्लुएंस द लोकेशन फॉर द रूरल सेटलमेंट, ये भी हो गया। हेंस दिस सेटलमेंट आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चरल फील्ड। और इसी वजह से फॉरेस्ट एरिया हो गया या फिर एग्रीकल्चर की आपका खेत वगैरह हो गया, इसी के आसपास ये सारी एक्टिविटी चलती रहती है। इसके अंदर
The settlements of miners are close to the mining areas, while fishermen settlements are nearer to the seashore. माइनिंग करने वाले लोगों की या फिर आपने फैक्ट्री के लोगों के देखा होगा, वो उसी जगह पे रहते हैं जहां पे उनका काम है। जैसे कि आप देख सकते हो, फिशरी करने वाले लोग ज्यादातर कोस्टल रीजन में समंदर के किनारे पर ही रहते हैं। साथ ही साथ वी कैन से in the rural areas the availability of land is more and the population is less। जहां पे आप देख सकते हो लैंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है। साथ ही साथ लैंड यूज इन द रूरल एरियाज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। जैसे अरेबल लैंड, ये क्या होता है? दिस लैंड इज अंडर कल्टिवेशन, जो खेती के अंदर कल्टिवेटेड कल्टिवेशन के अंदर है। नॉर्मली दिस लैंड इज अंडर इंडिविजुअल्स ओनरशिप, इसका एक मालिक भी होता है, वो खुद की जमीन होती है उसकी। एंड दिस लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज पर द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। और ये जो जमीन है इसकी ओनरशिप होती है, साथ साथ इसका टाइप भी होता है, लाइक टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार ये बदलता रहता है। अब फैलो लैंड किसको बोलते हैं? दिस इज एग्रीकल्चरल लैंड विच इज टेम्परली नॉट इन यूज। एक ऐसी एग्रीकल्चरल जमीन है जो टेम्परली यूज में नहीं है, मतलब जिसको आप पड़िक जमीन बोलते हो मराठी में। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, द फार्मर डज नॉट यूज अ पार्ट ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड फॉर 1 or 2 सीजन। तो फर्टिलिटी सॉइल के बढ़ाने के लिए इस जमीन का यूज कुछ टाइम के लिए नहीं किया जाता, जैसे 2-3 सीजन छोड़े जाते हैं, उसको हम फैलो लैंड बोलते हैं। अब है फॉरेस्ट लैंड, ये तो आपको पता ही है। अ डीमार्केटेड फॉरेस्ट एरिया इज ऑल्सो टाइप ऑफ रूरल लैंड यूज। फ्रॉम दिस एरिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक आपको जलाने के लिए जो लकड़ियां मिलती है यहां से मिलती है, गम मिलता है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उससे, ग्रास हमें यहां से मिलता है फॉरेस्ट लैंड से। साथ ही साथ फॉरेस्ट कंप्राइज ऑफ लार्ज ट्री, बुशेस, क्रीपर्स एंड ग्रास। यहाँ पे हमें ये सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। अब है ग्रासलैंड और पास्चर लैंड। दिस लैंड इज यूज अंडर द ओनरशिप ऑफ विलेज पंचायत। जो ग्रासलैंड और पास्चर लैंड होते हैं गांव के बाहर की जमीनें, जहां पे ज्यादातर आपको दिखते हैं गाय भैंस चरते रहते हैं, और ये गांव के पंचायत के अंदर आती है, जमीन गवर्नमेंट के अंदर होती है। दिस लैंड बिलोंग्स टू द एंटायर विलेज। ये जमीन जो होती है पूरी गांव की होती है। एंड वेरी लिटिल ग्रासलैंड इज अंडर इंडिविजुअल्स ओनरशिप। उससे से छोटा सा कुछ पार्ट हो सकता है कि किसी के ओनरशिप के अंदर है, बाकी ये गांव वालों की जमीन होती है, जिसे ग्रासलैंड या फिर पास्चर लैंड भी बोला जाता है। अर्बन लैंड यूज, अगर शहर में आए तो यहाँ पे जमीन का इस्तेमाल कैसा होता है? तो देखिए, देयर हैज बीन ए इंक्रीज इन अर्बन सेटलमेंट इन द 20th सेंचुरी। बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया 20th सेंचुरी के अंदर। एंड इन अर्बन एरियाज लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अर्बन एरियाज के अंदर हम देखें तो जमीन का इस्तेमाल बहुत सारे पर्पस के लिए किया जाता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज है, यहाँ पे मैक्सिमम यूज जो होता है जमीन का किसके अंदर होता है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंस है, तो इसके वजह से लैंड यूज इस चीजों में ज्यादातर क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि कमर्शियल लैंड यूज, मतलब किसी ना किसी काम के मुताबिक जमीन का इस्तेमाल। जैसे सम पार्ट ऑफ सिटीज आर ओनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कुछ सिटीज ऐसी है जहां पे बस पैसे कमाने के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से जमीन का यूज किया जाता है। इन दिस एरिया देयर आर मेनी शॉप्स, बहुत सी दुकानें होती है, बैंक होते हैं, ऑफिसेस होते हैं। एंड दिस हैज गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसको सीबीडी बोला जाता है। जैसे कि मुंबई के अंदर जो फोर्ट एरिया है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है जिसको बीकेसी बोला जाता है, ये सारे कमर्शियल पर्पस के लिए जो जमीनें हैं उसी के लिए है, यहाँ पे लोग भी नहीं रहते। साथ में रेसिडेंशियल लैंड यूज, मतलब रहने की जगह। हियर आर द मेन लैंड यूज फॉर द रेसिडेंशियल पर्पसेस। इन दिस एरिया हाउसेस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड। यहाँ पे बहुत सारी रहने की जगह, बेंगलोर वगैरह वगैरह, साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और यहाँ पे लोग रहते हैं। सिंस पॉपुलेशन इज मोर इन द अर्बन एरिया, रेसिडेंशियल लैंड यूज हैज इंक्रीज। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से रेसिडेंशियल एरियाज, मार्केटिंग इसकी और बिल्डिंग मेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
तीसरा जो यूज है वो है ट्रांसपोर्ट लैंड यूज। मतलब ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। द अर्बन एरियाज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। एक गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और लोगों को भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए क्योंकि फास्ट होगा तभी सिटी आगे फास्ट वर्क करेगी। सो फॉर दिस पर्पज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर फाउंड इन सिटीज, लाइक पब्लिक बस स्टॉप के लिए जगह चाहिए, रेलवे लाइन के लिए चाहिए, मेट्रो के लिए चाहिए, मोनोरेल, कमर्शियल व्हीकल, इन सब चीजों के लिए यहाँ पे क्या लगती है, जगह लगती है। इन एडिशन टू दिस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे रोड के ऊपर आपको पता है बहुत से व्हीकल चलते हैं, साथ ही साथ रेलवेज होती है यहाँ पे, रेलवे लाइंस, स्टेशन, पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्ट डेपो, व्हीकल रिपेयर सेंटर, ये काफी ज्यादा जमीन को ऑक्युपाई करती है और इसी वजह से यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी जमीन का इस्तेमाल आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात हमने देखी वो थी ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखते हैं पब्लिक यूटिलिटी एरिया। ये क्या होता है, फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन सम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडीज। जैसे किसी भी जगह पे, जैसे महानगर पालिका होती है शहर के अंदर, कहीं पे नगर पालिका होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि उनके कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, पोस्ट ऑफिसेस होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस ग्राउंड्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, इसके अंदर भी लैंड का यूज किया जाता है शहर के अंदर। उसके बाद रिक्रिएशनल लैंड यूज। इन सिटीज सम एरियाज हैव टू बी स्पेशली रिजर्व फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि कुछ जगह पे गार्डन होते हैं सिटीज के अंदर, फील्ड्स होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, थिएटर्स होते हैं, ये रिक्रिएशनल एरिया है। इसको हम कमर्शियल में भी डाल सकते हैं। मिक्स लैंड यूज, मतलब कुछ ऐसी भी है कि जो जिसका यूज मिक्सली किया जाता है। इन सम एरियाज वी फाइंड ऑल दिस यूजेस टुगेदर। सच एरियाज आर सेड टू हैव मिक्स लैंड यूज, जहां पे रेसिडेंशियल भी है, एंटरटेनमेंट भी है, बहुत सी चीजें। ऑन मैप स्पेशल कलर्स आर यूज टू इंडिकेट सच एरियाज। मैप के ऊपर स्पेशल कलर्स का यूज किया जाता है ऐसे एरियाज को दिखाने के लिए। रेड रेसिडेंशियल, ब्लू कमर्शियल, येलो एग्रीकल्चर और ग्रीन फॉरेस्ट के लिए होता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं रेड कलर किसके लिए है, तो रेसिडेंशियल के लिए है, ब्लू है कमर्शियल के लिए, येलो है एग्रीकल्चर के लिए और ग्रीन है फॉरेस्ट के लिए। अब ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स, इसका क्या मतलब है? रूरल सेटलमेंट स्टार्ट आउटसाइड द बाउंड्री एरियाज ऑफ अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट कहां पे शुरू होती है? आउटसाइड होती है, कहां से? अर्बन एरियाज से। बट द इंटरमीडिएट एरिया इन बिटवीन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एरिया। लेकिन जो रूरल और अर्बन के बीच में जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एरिया। तो इन दिस एरिया देयर इज अ ब्लेंड ऑफ रूरल एंड अर्बन। उसका एक ब्लेंड, आपको पता है मिक्सर जो होता है, ब्लेंडर कट करके जो बनाता है, इसी तरीके से एक तरफ रूरल एक तरफ अर्बन, उसके बीच में जो एरिया होता है उसको ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं। इसका भी नेचर मिक्स्ड है। इन दिस जोन कल्चरल एक्टिविटीज आर डन, वी कैन से, एंड अर्बन एरिया दिस रीजन बिकम, वी कैन से, सबब्स। उसको बांद्रा, भांडुप ऐसे जो एरिया है ये पूरी तरीके से सिटीज में भी नहीं आते और इसके साथ ये पूरे गांव भी नहीं है। उसके बाद है प्लान सिटीज। कुछ सिटीज ऐसी होती है जिसको प्लान किया जाता है। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, अर्बनाइजेशन ऑकर्ड ऑन लार्ज स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हुआ है। एंड सिंस दिस अर्बनाइजेशन वाज नॉट वेल प्लान्ड, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, ओके, तो ये प्लान ना होने के कारण सिटीज बिगेन टू ग्रो इन अ हैप्पेजार्ड मैनर। तो हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा फास्ट ये होता गया और ये गलत तरीके से हुआ, हैप्जार्ड मैनर में। सो बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर, अ लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सिटीज ऑकर। तो क्या हुआ कि गांव से बहुत से लोग शहर में आना शुरू हो गया क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज विजिबल इन द लैंड हाउस ऑफ सिटीज। बहुत सी डाइवर्सिटी देखने को मिली, लिमिटेड जमीन दिखी, लोग कहाँ पे भी रहने लगे। जैसे आपको पता है
मुंबई के अंदर एक जगह है जिसका नाम है धारावी। वहां पे लोग अलग ही तरीके से रहते हैं, मतलब कोई प्लान नहीं है। सो अकॉर्डिंगली आगे चल के डेवलप सिटीज बनाई गई जो कि प्लान थी, जैसे सिंगापुर है, सेओल है साउथ कोरिया के अंदर, ज्यूरिच है स्विट्जरलैंड के अंदर, वॉशिंगटन डीसी है यूएसए में, ब्राजीलिया ब्राजील में, चंडीगढ़, भुवनेश्वर एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लान्ड सिटीज। अब आप ये रेशियो देख सकते हैं, जमीन का इस्तेमाल कौन सी चीज के लिए 2011 में जापान में हुआ ज्यादा और इंडिया में हुआ। तो 68.5 ये फॉरेस्ट लैंड है जापान के अंदर, 19 जो है वो अदर्स में आता है, और 11.7 जो है सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इंडिया के अंदर 52.8 सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर है, बाकी 23.1 फॉरेस्ट में आता है। ये इसका हो गया। अब हम देखते हैं, you may have realized that different countries percentage under various land uses differ। तो कंट्री वाइज परसेंटेज देखा जाए, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबका यूज अलग है। जापानीज इज द एग्जांपल ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट, यहाँ पे जमीन ज्यादा है, मतलब जंगल ज्यादा है। और इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया ज्यादा था परसेंटेज वाइज। अब ओनरशिप ऑफ लैंड एंड ओनरशिप राइट क्या होते हैं, तो 7/12 एक्सट्रैक्ट होता है एक। अंडर द लैंड यूटिलाइजेशन वी हैव सीन हाउ लैंड इज पुट टू डिफरेंट यूजेस। हमने देख लिया कि जमीन का इस्तेमाल कौन सी चीजों के लिए किस लिए हो रहा है। द ओनरशिप ऑफ लैंड कुड बी प्राइवेट और पब्लिक। लैंड की ओनरशिप एक तो पब्लिक हो सकती है या फिर प्राइवेट। प्राइवेट मतलब जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंपनी का हो सकता है। पब्लिक मतलब जो किसका है जो बेसिकली सार्वजनिक रूप से लोगों का है, मतलब सरकारी है। साथ ही साथ लैंड रजिस्ट्रेशन इन दिस कंटेक्स्ट इज डन अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये किसके डिपार्टमेंट के अंदर आता है? लैंड का रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। इसको अंडरलाइन करके रखिए, IMPI। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड लैंड इज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसको 7/12 एक्सट्रैक्ट भी बोला जाता है। Let us get some information about it. One can't get to know under whose ownership the land is from 7/12 extract। तो कोई और नहीं जान सकता कि 7/12 एक्सट्रैक्ट किसके नाम के ऊपर है। जिसका ओनरशिप है वही जान सकता है, उसी का रिकॉर्ड उस डिपार्टमेंट के अंदर सेव रहता है। सीरियल नंबर 7 and 12 आर डिस्टिंक्टिव सेक्शन ऑफ द लॉ पर्टेनिंग टू द ओनरशिप ऑफ लैंड। तो 7 और 12 जो एक वी कैन से डिस्टिंक्टिव सेक्शंस है लॉ के अंदर, वो जमीन के साथ संबंधित है। इसका एक एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक जमीन है, जिरायत है, और उस एरिया का पूरा आपको एक 7/12 एक्सट्रैक्ट यहाँ पे सैंपल दिखाया गया है। ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का एज इट इज है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। अब हम देखते हैं इसके अंदर के चेंजेस क्या क्या हुए हैं। ओके, 1 सेकेंड। कहा गया अपना 7/12 एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर ऊपर नाम है, उसके ऊपर जमीन की क्या कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं वो सब भी दिया गया है, और ये इसका पावती है। अब गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, ऐसा आपको बोला है। रजिस्टर्ड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड, ये डिटेल्स निकालो। ओनरशिप वगैरह देखो, अगर आपके घर पे ऐसा एक्सट्रैक्ट मिलता है तो उसको ऑब्जर्व करो, ऐसी चीजें आपको पता होगी। हाउ इज दिस 7/12 एक्सट्रैक्ट रीड? तो ऑक्यूपेशन क्लास 1 मींस लैंड ओनर विच ओनरशिप राइट्स आर अवेलेबल थ्रू जनरेशन। क्लास 1 मतलब जब जमीन पहले ली गई थी उसके ऊपर की होगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ऑक्यूपेंट क्लास 2 मींस लैंड गिवन बाय गवर्नमेंट टू मार्जिनल फार्मर्स। किसी के पास जमीन नहीं है तो उसको जब जमीन दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। उनके पास जमीन दी जाती है, जिनके पास जमीन नहीं है तो वो क्लास 2 में आएंगे। उसके बाद below that under assessment the amount of tax levied on the land is given in rupees और पैसे। तो ये पैसे और जमीन के अंदर किसको किसने जमीन दी इसका बताया गया है। एंड ये सारी चीजें अदर राइट्स के अंदर भी आती है, एग्रीकल्चर और बाय रिपेड, ऐसी बहुत सी चीजें। अब प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है?
ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इज रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉपर्टी कार्ड। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मतलब जो ऐसी पड़ी हुई जमीन है, उसके लिए उसका जो रिकॉर्ड कौन रखेगा, तो उसके लिए कार्ड होता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी कार्ड। दिस डॉक्यूमेंट शोइंग ओनरशिप राइट्स एंड द एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, जो अर्बन रिकॉर्ड्स के अंदर आता है, जो शहर में होते हैं ज्यादातर, जिसके अंदर आप सिटी सर्वे नंबर देख सकते हो, प्लॉट नंबर, टैक्स का अमाउंट क्या है, राइट टू एक्सेस, प्रॉपर्टी एक्सेस, ये सारी चीजें हमें उसके अंदर देखने को मिलती है। इसका एक ग्राफ भी दिया है उन्होंने, परसेंटेज ऑफ लैंड यूज, और किसके लिए कितना ज्यादा लैंड यूज कौन से ईयर में हुआ है। आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आपको कलर्स तो अभी पता चली गए हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज, ये क्वेश्चन आ सकता है। रूरल एरिया में जमीन के ऊपर क्या अफेक्ट करता है? क्लाइमेट, सॉइल, टाइप ऑफ स्लोप, इरिगेशन, नेचुरल रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके। और अर्बन में लोकेशन एंड साइट, नेचुरल रिसोर्सेस, हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन रूट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्लेग्राउंड एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीजें इसके ऊपर मैटर में आती है। अब ये ट्राई टू आपको बोला है एक एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, जो कि आप इजीली कर दोगे, वो पढ़ने का ही काम है। अब ये जमीन देख सकते हैं 2003 के अंदर, सेम जमीन 2010 के अंदर, आपको क्या फर्क लगता है इसके अंदर? यहाँ पे कुछ था ही नहीं, अब यहाँ पे लोग आ गए हैं रहने के लिए। 2017 में देखिए पूरा एक सैटेलाइट इमेज बताता है कि यहाँ पे बहुत से लोग अब बस चुके हैं। तो इमेज कहाँ की है? ये मोंडा विलेज की है, हिंगना डिस्ट्रिक्ट नागपुर के। तो ओवर द ईयर यहाँ पे हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। अब इसकी एक्सरसाइज भी है, आपको पूछा है इनकरेक्ट और करेक्ट का चुनिए। माइनिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लैंड यूज, गलत है, वो तो है ही। देयर आर फैक्ट्रीज इन द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तो होती है, सही है। उसके बाद ऐसे बहुत से ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस, साथ ही साथ व्हाई इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इन रूरल लैंड यूज, ऐसे सारे सवाल आपको इसके अंदर आईएमपी दिखेंगे, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद में का जो चैप्टर है उसका नाम है पॉपुलेशन। ओके, सो हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरा चैप्टर हम थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जाते वक्त इस चैप्टर के अंदर आपको क्या नहीं समझा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।